हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आम का हम सी में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा था लोकल वेरिएबल कैसे असाइन करना है आपको। ठीक है, लोकल वेरिएबल असाइन करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एरे। जब एरे का आप यूज करते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लूपिंग। जनरली फॉर लूप और डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं, लेकिन फॉर आर्म प्रोग्रामिंग डू व्हाइल लूप इज बेटर व्हेन यू हैव एट लीस्ट वन इटरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, उसके बाद हमने देखा था लूपिंग में कैसे काम होता है, उसका सी कोड कैसे होता है, और आर्म जो हमारा कंट्रोलर है वो उसका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सी कोड को ASM में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ASM में जो कन्वर्ट करने के बाद कैसे वो एक्चुअली असेंबली प्रोग्राम में दिखता है हमारा, उसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा था कि कैसे फॉर लूप को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से डू व्हाइल लूप को कैसे एग्जीक्यूट करता है आर्म कंट्रोलर, वो भी हमने देखा था। आफ्टर दैट एरे के टाइम पे असाइन करते टाइम, लूपिंग के टाइम पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डू व्हाइल लूप का जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करना है। अगर आपको मालूम है कि आपका जो इटरेशन है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। उसके बाद हमने देखा था रजिस्टर एलोकेशन। जो रजिस्टर हमारा है, जो कंट्रोलर में जो 15 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, उसको एलोकेट कैसे करते हैं। जो भी आप लोकल वेरिएबल आप डायरेक्टली सी में तो वो रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रजिस्टर को लोकल वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हो, तो लोकल वेरिएबल और जो रजिस्टर आप एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या रखनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वन रजिस्टर इज असाइन फॉर मोर देन वन लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो स्पाइल्ड वेरिएबल्स जिसे बोलते हैं, तो ये जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे असाइन करना है। ठीक है, क्वांटिटी क्या कंट्रोल करनी है हमें कि कितने लोकल वेरिएबल होने चाहिए। तो इसका एक हमने छोटा सा एग्जांपल देखा था कि भाई रजिस्टर ये कौन कंट्रोल करता है, ATPCS, आर्म थंब प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेटस। ठीक है, जो मतलब पूरा रजिस्टर का एलोकेशन का ध्यान रखते हैं। उसका हमने एक एग्जांपल देखा था। उनमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी थी लोकल वेरिएबल को कंट्रोल करते टाइम, के हमारा जो जितने हो सके उतने कम लोकल वेरिएबल्स असाइन होता है। जो एक्सेस है वो तो डायरेक्टली स्टैक पे ही स्टोर होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी टास्क कम से कम लोकल वेरिएबल्स में कंप्लीट हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या चीज है। तो फंक्शन आपने सी में देखा होगा कि फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें जो रिपीटेटिव टास्क करनी है, ठीक है, तो वो टास्क जिसमें आपको वेरिएबल फिक्स नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। मान लिया कि मुझे एडिशन करना है हर बार, ठीक है, लेकिन हर बार मेरी वैल्यू डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ये फंक्शन जो डिजाइन करूंगा उसको मैं दो वैल्यू इनपुट दूंगा। ठीक है, फंक्शन की प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो दो वैल्यू का एडिशन होगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैं रिटर्न करूंगा, यानी कि फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो भी हमें रिपीटेटिव टास्क करनी है, हर बार जब भी मुझे एडिशन करना होगा मेरे पास दो वैल्यूज होगी जिसका मुझे एडिशन करना है, तो वो टाइम पे मैं वो फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो ये दो जो वैल्यू मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट जो हम दे रहे हैं
तो ये जो फंक्शन होता है जिसको हम वैल्यू पास करते हैं और एज अ इनपुट लेता है वो, ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमें कुछ वैल्यू रिजल्ट जो है वो एज अ रिटर्न वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को आप आर्म में यूज करते हो तो आर्ग्यूमेंट्स जो आप दे रहे हो, अगर आपकी प्रोसेस लंबी है देन यू हैव टू पास मोर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 आर्ग्यूमेंट ही पास कर सकते हो, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पे APCS ARM Procedure Call Standard will handle the function application। तो वो हैंडल करता है, तो उसने अपने कुछ रूल बनाए हैं। लाइक अगर आप अप टू 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो फंक्शन को, ऐसा फंक्शन डिजाइन करते हो जिसमें आप 4 वैल्यू इनपुट दे रहे हो, तो वो कंपाइलर कैन पास ऑल आर्ग्यूमेंट्स टू अ रजिस्टर। तो वो चारों के चारों आर्ग्यूमेंट को 4 अलग अलग रजिस्टर को एलोकेट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है आर्म में, वी हैव जस्ट 15 रजिस्टर्स। तो अगर मैं 10 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स टू अ रजिस्टर, ठीक है। तो अगर आपके पास मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो क्या करेगा, कॉलर और कॉली फंक्शन, कॉलर फंक्शन एंड कॉली फंक्शन। कॉलर फंक्शन मतलब जो फंक्शन को कॉल कर रहा है हमारा मेन प्रोग्राम वो, और कॉली फंक्शन मतलब जो फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप लोग। तो कॉलर फंक्शन एंड कॉली फंक्शन मस्ट एक्सेस स्टैक which leads to inefficient usage of memory। मतलब कि क्या होगा कि if you have more than 4 argument तो उसमें से 4 argument रजिस्टर को असाइन हो जाएगी, लेकिन जो बाकी की आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कहाँ जाएगी, वो स्टैक पे चली जाएगी, ठीक है। सो ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, विच इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, स्टैक मेमोरी का, ठीक है। तो अप टू 4 आर्ग्यूमेंट्स इट्स ओके, बट द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इफ यू हैव मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट्स। देन व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? Another solution is ATPCS use structure and groups related arguments into structure and pass structure pointer rather than multiple arguments। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, स्ट्रक्चर। सीपीयू में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसी चीज है, लाइक आपके पास एक गैराज है, ठीक है। गैराज में आपके पास 15 कार्स है, ठीक है। तो आपको उसका डेटाबेस बनाना है, तो आप क्या करोगे, कार 1 डॉट इंजन, कार 1 डॉट फ्यूल, मतलब मुझे सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट ही चाहिए और 3 डिटेल चाहिए सभी कार के बारे में, ठीक है। तो कार का नंबर, कार का कलर और कार का इंजन, ठीक है। तो अगर मुझे सी में डेटा स्टोर करना है तो मैं एरे से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि कार 1 डॉट इंजन, कार 1 डॉट नंबर, कार 1 डॉट कलर, कार 1 डॉट इंजन, ठीक है। उसी तरह से कार 2 डॉट नंबर, कार 2 डॉट कलर, कार 2 डॉट इंजन, इसी तरह से कार 3 डॉट नंबर, कार 3 डॉट कलर एंड कार 3 डॉट, उसी तरह से मैं 15 कार्ड्स की अलग अलग डेटा स्टोर करूंगा। तो 15 कार्ड तक तो इनफ है, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, इफ आई हैव मोर देन 100 कार इन माय गैरेज, तो वो टाइम पे ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर में एक पॉइंटर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। और सब में एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट जो मुझे रखनी है उसको मैं एज अ पॉइंटर डिफाइन कर दूंगा, मतलब डायरेक्टली नाम नहीं रखूंगा कि कार 1 डॉट ये, कार 1, कार 2 डॉट ये, कार 3 डॉट ये, ठीक है। उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, कार स्टार पॉइंटर डिफाइन करूंगा, कार स्टार डॉट इंजन, कार स्टार डॉट नंबर, कार स्टार डॉट कलर, ठीक है।
और स्ट्रक्चर मुझे जितनी कार के लिए चाहिए, कार 1, कार 2, कार 3, कार 2 अप टू कार 15, ठीक। तो हर बार जब मुझे वैल्यू इनपुट करनी है तो वो स्टार जो मैं पॉइंटर डिफाइन करूंगा, पॉइंटर की वैल्यू, वो कार सिलेक्ट होगी। अगर मेरी पॉइंटर की वैल्यू है 1 तो कार 1 की डेटा शीट आ जाएगी मेरे पास। अगर वो पॉइंटर की वैल्यू है 14 तो 14 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक ही जगह से मैं बारी बारी अपनी वैल्यूज को कॉल कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो उसी लॉजिक का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ATPCS यूज करता है कि जो मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट है, अगर 4 आर्ग्यूमेंट है तो वो R0, R1, R2, R3 ये 4 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। लेकिन जो बाकी के हैं जनरली आप स्टैक पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा रास्ता है स्ट्रक्चर का। तो ये जो दूसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको एज अ स्ट्रक्चर वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये लॉजिक का यूज करेगा वो। एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास कि अगर मेरे पास मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है क्यूबाइट्स, ठीक है, जिसमें मेरे पास आर्ग्यूमेंट है क्यू स्टार्ट, क्यू एंड, क्यू ptr डेटा और अनसाइन इंटीजर n। टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे पास। नॉर्मली अगर मुझे यूज करना है तो मैं किसी भी क्यू ptr क्यू एंड डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपको एज अ डेवलपर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी? आपको अपनी फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अगर हम okay, यही प्रोग्राम को आप आम जब ASM में रन करता है तो इस तरह से होगा। और अगर हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या किया हमने? एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्ट्रक्ट, ठीक है। उसमें हमने 3 वैल्यूज डिफाइन की, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट्स ही पास की, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है उसको हमने 3 आर्ग्यूमेंट ही दिया है, ठीक है। और बाकी की जो आर्ग्यूमेंट रही हमारी स्टार्ट एंड एनपीटीआर, तो डेटा और INT n, ये जो दो है वो हमने एज अ फंक्शन को स्ट्रक्चर के वाया दी, वाया स्ट्रक्चर हमने फंक्शन को वैल्यू पास। तो एक्चुअली हमने क्या किया? क्यू पॉइंटर क्यू, मतलब ये एक स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 3 आर्ग्यूमेंट के बराबर ही है, लेकिन एक्चुअली फंक्शन को कितनी आर्ग्यूमेंट मिल रही है? 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसका जब भी यूज करना है यू कैन यूज इट एवरीवेयर। समझ में आया कि कैसे हमने फंक्शनलिटी बढ़ा दी कि हमारे जितने भी मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं सबको हम एज ए स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे और वो स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे फंक्शन में हम कॉल करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो इनिशियल जो हमें एक्चुअली चाहिए वो आर्ग्यूमेंट्स को हम डायरेक्टली पास करेंगे टू द फंक्शन। तो ये क्यूबाइट्स अंडरस्कोर k2 ये फंक्शन है जिसको ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मिल रही है। एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर ही है जिसको फर्दर इसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो फंक्शन का। जब आपके पास कोई बड़ी टास्क है, मोर देन 1 फंक्शन है, मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो ठीक है। तो पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं हमें? ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन टू 4 आर्ग्यूमेंट। पहले तो हमें ट्राई करना है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 4 से कम ही हो। बट इन केस इफ यू हैव मोर देन 4 आर्ग्यूमेंट देन यूज स्ट्रक्चर, ओके। डिफाइन स्मॉल फंक्शन इन अ सेम सोर्स फाइल। Compiler can then optimize the function call and inline
दिस स्मॉल फंक्शन। हमें ट्राई करना है कि जितने भी फंक्शन है वो एक ही सोर्स फाइल में रहे। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल्स हमें जितना हो सके उतने कम डिफाइन करना है, ग्लोबल फंक्शंस हमें कम बनाना है। ठीक है, ताकि कंपाइलर को थोड़ी कम प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन में। क्रिटिकल फंक्शंस कैन बी इनलाइन यूजिंग इनलाइन कीवर्ड। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्रिटिकल फंक्शन जो मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं, वो फंक्शंस को आप यूजिंग दिस कीवर्ड इनलाइन अंडरस्कोर फंक्शन नेम, ठीक है, उस तरह से आप उसको क्रिटिकल फंक्शन को असाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन बहुत ठीक है। तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर और फंक्शन। यूट्यूब में आपको बेसिक ऑफ सी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। पहले आपको ट्राई करना है कि बेसिक फंडामेंटल क्लियर करोगे, तब जाके ये सी प्रोग्रामिंग देखोगे तो आपको थोड़ा सा मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट, पॉइंटर एलियासिंग। ओके, पॉइंटर आपको मालूम ही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर, पॉइंटर सी में क्या यूज होता है। तो पॉइंटर इज वर्किंग एज अ स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। जनरली उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती है, वो क्या कंटेन करता है, उसके पास किसी और जगह का एड्रेस होगा। कौन सी और जगह, जहां पे डेटा स्टोर। ठीक है, मतलब पॉइंटर विल नॉट हेल्ड द डेटा डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ दैट इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर और एनी लोकेशन वेयर एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। जहां कहीं पे भी एक्चुअल डेटा है उसका एड्रेस स्टोर करने का काम करेगा पॉइंटर। ठीक है, मतलब कि आप एड्रेस वेरी करोगे तो पॉइंटर भी वेरी होगा, मतलब लोकेशंस वेरी होंगे। तो कई बार यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि टू पॉइंटर्स said to be alias when they points to a same address। ठीक है, पॉइंटर 1 है वो एक लोकेशन FEH को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंटर है वो भी वही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे दो पॉइंटर किसी सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं तो वो दो पॉइंटर हम उसको बोलेंगे दे आर एलियास ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा एलियासिंग की वजह से, इफ यू राइट टू अ वन पॉइंटर इट विल अफेक्ट द अनदर पॉइंटर वैल्यू व्हिच विल रिड्यूस द कोड एफिशिएंसी। ठीक है, एक पॉइंटर में आपने राइट फंक्शन लिखा के पॉइंटर में राइट किया आपने, मतलब के एक्चुअल जो है वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है, वो एक्चुअल डेटा चेंज होगा। ठीक है, तो अगर दूसरे पॉइंटर को वो डेटा को यूज करना है ओरिजिनल डेटा को, तो वो नहीं कर सकता, तो हमारी कोड एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंटर एलियासिंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कैसे करें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट वी हैव थ्री पॉइंटर्स, पॉइंटर 1 दैट इज टाइमर 1, पॉइंटर 2 दैट इज टाइमर 2 एंड स्टेप। ठीक है, टाइमर 1 भी स्टेप को पॉइंट कर रहा है, टाइमर 2 भी स्टेप को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इट कैन बी से दैट दे आर एलियास ऑफ ईच अदर। तो ये जो पॉइंटर जो सिर्फ हमने डिफाइन किए वो क्या करते हैं, उसको अगर मैं कंपाइल करना चाहूँ तो इस तरह से। क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं हमें, कंपाइलर लोड्स फ्रॉम स्टेप पॉइंटर ट्वाइस। टाइमर 1 के लिए भी स्टेप पॉइंटर स्टेप जो हमारा पॉइंटर है वो लोड हुआ था, और टाइमर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो R12 में भी R2 की वैल्यू जा रही है और R2 में भी R2 की वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो R2 and R12 they are, please look into this, R2 that is step, it is loaded from a step। ठीक है, R12 is also loaded from a step। ठीक है, तो ये दोनों क्या पॉइंट कर रहा है, मतलब दे आर एलियास ऑफ ईच अदर। फॉर रिड्यूसिंग द साइज कंपाइलर विल परफॉर्म इट्स ओन ऑप्टिमाइजेशन, इन दैट इट रिड्यूसेस एक्सप्रेशन एलिमिनेशन।
अभी कंपाइलर क्या करेगा, अपनी ऐसे जो मतलब रिपीटेटिव टास्क है, अनवांटेड टास्क, तो क्या करेगा, दोनों स्टेप की वैल्यू सेम R12 और R2 दोनों में जा रही है, तो रजिस्टर को एक्सेस यूज नहीं करेगा, उसकी जगह पे क्या करेगा, वो कुछ एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर देगा, अपनी तरह से अपने रूल के हिसाब से एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर, अपना ऑप्टिमाइजेशन खुद करता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब खुद का कोड जो है उसको स्टडी करना, और उसमें से जो प्रॉब्लम, जो इंस्ट्रक्शन एलिमिनेट की जा सकती है कि जिससे कोड में एफिशिएंसी पे फर्क ना पड़े, ऐसे इंस्ट्रक्शन को रिमूव करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से क्या होगा कि R12 और R2 दोनों को सेम वैल्यू जा रही है, तो किसी भी एक को वो एलिमिनेट करेगा। बट ऑप्टिमाइजेशन कांट बी परफॉर्म हियर as the timer 1 and step are alias to each other. This forces compiler to extra load instruction. The same problem occurs if you are structure access instead of pointer access. Okay, अभी ये प्रॉब्लम तो मतलब रहेगी कि टाइमर 1 और टाइमर 2 दोनों एलियास है दूसरे के, तो टाइमर 1 अगर कुछ वैल्यू चेंज करेगा तो टाइमर 2 को वो फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो पॉइंटर जब आप डिफाइन करते हो, क्या ध्यान रखना है, डू नॉट रिलाई ऑन कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन टू एलिमिनेट कॉमन सब एक्सप्रेशन, इंस्टेड क्रिएट अ न्यू लोकल वेरिएबल टू होल्ड द एक्सप्रेशन। ओके, ट्राई करना है कि भाई एलियासिंग हम होने ही ना दें, क्योंकि जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है, ATPCS जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन करेगा, तो उस पर रिलाई नहीं रह सकते हम, वो ऐसे मतलब एक्स्ट्रा जो मेमोरी वाले हैं उसको वो रिमूव कर देगा, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, तो एंड अवॉइड टेकिंग द एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल में इनएफिशिएंट टू एक्सेस फ्रॉम देन ऑन। ठीक है, लोकल वेरिएबल का एड्रेस डायरेक्टली मत स्टोर करो आप, इंस्टेड ऑफ दैट कुछ रिलाई सोर्स पे डिपेंड हो, मतलब जो एक्चुअल वेरिएबल नीडेड है के ही वैल्यू को एज अ पॉइंटर डिफाइन करो। ठीक है, सो दैट्स नाउ फॉर दिस लेक्चर। आपको यहाँ पे मेनली अगर समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू गो फॉर अ यूट्यूब फॉर अ बेसिक्स ऑफ एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन चार का बहुत छोटे छोटे मस्त वीडियो एनिमेटेड मिल जाएंगे आपको, कि जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर गो विथ this code. Clear? Thank you for this lecture.